हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमल वर्मा। हम लोग आज NTA JEE मेन टेस्ट नंबर 48 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन क्वेश्चंस को हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं और जो मेन क्रूशियल क्वेश्चंस हैं, जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के सॉल्यूशंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। So let's start question number 2. For a complex number z, if z equals to pi by 4 1 plus iota to the power 4, इसके बाद एक और ब्रैकेट में आपके पास कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग स्टूडेंट्स देख लें कि जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इस तरीके से पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं। पाई बाई 4 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 एंड दूसरा ब्रैकेट में 1 माइनस रूट पाई आयोटा। इसमें आप लोग डिनोमिनेटर में से आयोटा कॉमन ले लें तो रूट पाई प्लस आयोटा में से आयोटा कॉमन होगा तो 1 अपॉन आयोटा दैट इज माइनस आयोटा रूट पाई प्लस 1 एंड ऐसे ही दूसरे टर्म के अंदर भी आपको नीचे आयोटा कॉमन लेना है। तो आयोटा कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन आयोटा आएगा यहाँ पे 1 की जगह, तो ये आएगा माइनस आयोटा प्लस रूट पाई, ये आपको मिल जाएगा। तो आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इससे कट गया, ओके, और ये वाला ब्रैकेट से ये कट जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास बना पाई बाई 4 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा कितना हो गया 2 अपॉन आयोटा आपको मिला। सो पाई बाई 4 इंटू 2 को हम लिख देंगे पाई बाई 2 एंड 1 प्लस आयोटा को लिख देते हैं रूट 2 ई टू द पावर iota pi by 4 because the complex number 1 plus iota has modulus root 2 and argument pi by 4. So इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और ये 1 upon iota को we can write iota to the power pi by 2. So ultimately we get pi by 2 root 2 to the power 4 is 4, okay, और ये आ गया e की पावर iota pi और multiplied by e to the power iota pi by 2. So on solving we get 2 pi e to the power iota pi by 2. तो आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमें जो फाइंड करना है वो मॉड्यूलस ऑफ z डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ z है। सो मॉड्यूलस ऑफ z तो 2 पाई हो गया और एम्पलीट्यूड ऑफ z इज एक्चुअली पाई बाई 2। सो अल्टीमेटली वी गेट 4। तो स्टूडेंट्स इसका जो सोल्यूशन है वो काफ़ी कुछ इस तरह से दिया हुआ है, बट इसने पावर्स वगैरह सॉल्व करिए तो थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है, तो ये तरीके से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर ले रहा हूं मैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी टचेज द इलिप्स, यू आर गिवन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो ये तो आपके पास एक इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। आपको मालूम है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एनी टेंजेंट टू द इलिप्स। अब इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होता है माइनस प्लस ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो होता है प्लस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इस इलिप्स की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है जिसका स्लोप 1 है, ये आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब हमें क्या करना है, 1 स्लोप की टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ पे गिवन है कि जो इलिप्स आपके पास है वो इस टेंजेंट को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट P का सेंटर O से डिस्टेंस चाहिए। तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि P के जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो सकते हैं, एक तो आप लिख सकते हैं माइनस प्लस ए स्क्वायर एम, तो ए स्क्वायर इज 4 और एम इज 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस तरफ आपको मिलेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 एंड अगेन नीचे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी आपको मिल जाएगा। सो यहाँ से आपके पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 बाई रूट 7 एंड 3 बाई रूट 7, और अगर इसका OP डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 16 बाई 7 प्लस 9 बाई 7 का स्क्वायर रूट यानी कि 25 बाई 7, दैट मीन्स इट इज़ 5 बाई रूट 7। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है इस तरीके से हम लोग इजीली दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे भी एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी को इन्होंने टेंजेंट लिया है, तो c आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से आ गया
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी आपको रूट प्लस माइनस रूट 7 मिल गया है। तो इस तरह से आप सी को पुट कर देंगे और अपन ने इसके बाद क्या किया हुआ है, एच के को अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेंगे तो एक्स एच अपॉन 4 प्लस वाई के अपॉन 3 इक्वल टू 1 टेंजेंट मान सकते हैं। बट दिस टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट आर सेम, सो वी कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। तो हमने क्या किया, दोनों में एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो ले लिया। आप लोग देख सकते हैं इस जो टेंजेंट हमने निकाली और जो यहाँ पे आपके पास है, दोनों में x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर y के कोफिशिएंट का रेशियो किया। तो इससे आपके पास यहाँ पे h/4 अपॉन इसमें x का कोफिशिएंट -1 है, ऐसे y के कोफिशिएंट का रेशियो लिया एंड इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो। तो यहाँ से आपके पास h के दोनों आ गए। तो पॉइंट तो अल्टीमेटली वही आ गया आपके पास। तो फॉर्मूला भी याद करेंगे तो आपको क्विकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से ओपी डिस्टेंस को डिटरमिन कर लिया है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में ले रहा हूँ, इसमें आपके पास फंक्शन f(x) दे रखा है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड फॉर x लेस देन 1 भी आपको एक गिवन है। सबसे पहले तो 1 पे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो b माइनस a निकालना है। तो 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी है तो कंटिन्यूटी तो श्योर है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि 1 पे लेफ्ट लिमिट और 1 पे राइट लिमिट आपके पास क्या होगी, f1 के बराबर होगी। तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 1 के राइट में फंक्शन ये है, तो इस पर आप x को 1 डाल दें क्योंकि लिमिट 1 पुट करने से आ जाएगी। तो a प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस a इज इक्वल्स टू f1 माइनस, तो 1 माइनस पे फंक्शन आपका माइनस एक्स है, इसमें x को 1 डाल दें तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक इक्वेशन तो हमने a और b के अंदर निकाल ली है। अब अपन क्या कर लेते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, इसमें आप लोग देख सकते हैं a प्लस कॉस इनवर्स x प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो a का तो 0 हो गया और कॉस इनवर्स x प्लस बी का डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और x प्लस बी का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ गया है फॉर x ग्रेटर देन 1 एंड फॉर x लेस देन 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। बिकॉज द फंक्शन इज डेरिवेबल एट 1 सो वी कैन से r(f'(1) और l(f'(1) को बराबर होना पड़ेगा। तो r(f'(1) तो इस ऊपर वाले डेफिनेशन में x को 1 डाल के आ जाएगा। तो -1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और लेफ्ट डेरिवेटिव चाहिए तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव है -1, तो ये -1 लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 1 माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 1 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली आपको 1 प्लस बी स्क्वायर को 0 करना पड़ेगा। तो b -1 आ गया। अब इस b को -1 इस फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देंगे तो आपके पास हो गया a प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। वी नो दैट कॉस इनवर्स ऑफ 0 इज π/2 सॉरी। तो 1 a प्लस π/2 इक्वल्स टू -1 आपके पास हो गया। तो इससे आपको a की वैल्यू क्या मिल गई है, -π/2 -1। अब b तो ऑलरेडी हमने निकाल ही रखा है। b आपके पास यहाँ पे ऊपर हमने a और b में रिलेशनशिप ये रहा और b हमने -1 निकाल रखा है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो b माइनस a फाइंड करना है। तो वी कैन से -1 माइनस -π/2 -1, सो इट इज π/2। तो करेक्ट आंसर आपके पास जो है वो डी आ गया है। तो एक ठीक क्वेश्चन था ये। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी दे रखी है तो कंटिन्यूटी इम्प्लाइड होती है अगर डिफरेंशिएबिलिटी है तो। इस क्वेश्चन को इसी तरह से वैसे सॉल्व कर रखा है, सेम तरीका ही है। ओके, तो ऐसे ही सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास देखें कि क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7/2, 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हैं अपन क्या, 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। और इसके बाद आपके पास अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख देंगे तो ये -48 कॉस स्क्वायर x ऑलरेडी वहाँ पे है तो -49 कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। फिर इसके बाद
आगे आपको साइन एक्स भी दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन के अंदर, जिसको आप √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको मिला कॉस इनवर्स ऑफ 7/2, 2 तो कट जाएगा एक्चुअली, यहाँ से आपके पास केवल क्या बच गया 7 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 7 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये है 1 माइनस 49 कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आप लोग देख लें। तो आप लोग अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये a भी हो जाएगा, और ये आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर √1 माइनस ए स्क्वायर और √1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो वी कैन से इट इज कॉस इनवर्स ऑफ ए बी प्लस √1 माइनस ए स्क्वायर इंटू √1 माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स ऑफ ए माइनस कॉस इनवर्स ऑफ बी लिखा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। सो वी गेट कॉस इनवर्स ऑफ ए हमने किसको माना था, कॉस एक्स को माना था, और बी हमने किसको अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था 7 कॉस इनवर्स एक्स को अज्यूम किया था, 7 कॉस एक्स को सॉरी हमने अज्यूम किया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, क्योंकि x आपके पास 0 से π/2 में है, तो cos इनवर्स cos x को तो हम x लिख ही सकते हैं, और यहाँ पे हम cos इनवर्स ऑफ 7 cos x लिखें तो कंपैरिजन से आपको K7 दिख जाएगा। तो इसका सोल्यूशन भी जो NTA में दिया हुआ है, NTA की साइट पे वो यही दिया हुआ है, वैसे तो सेम सोल्यूशन आपके पास गिवन है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लें। 10th क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसको लिख सकते हैं 3 + 2 sin x, और cos स्क्वायर x को लिखें। एक काम करते हैं, ये जो आपके पास 3 यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसको हम लिख देते हैं 2 और +1, और ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिख देते हैं, और ये आपके पास cos x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। अब आप लोग देख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस 1, नीचे आपके पास ये sin स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x प्लस 2 आपके पास बन रहा है। नाउ वी कैन राइट डिनोमिनेटर के अंदर आप लिख सकते हैं इस तरीके से sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 cos x dx। अब आप लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस 1 को t मान लें, तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा 1/sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, और sin x प्लस 1 का डेरिवेटिव cos x, और इधर dt आपके पास हो जाएगा, इधर dx है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस 1 का डेरिवेटिव किया तो tan इनवर्स x का 1/x स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो लिखा 1/sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर sin x प्लस 1 का डेरिवेटिव cos x dx हो गया, और उधर dt आ गया। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास क्या बन गया, इसको तो हमने t सपोज किया था स्टूडेंट्स, तो इसको हम t लिख सकते हैं, और बाकी जो सारा है वो dt में चला जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन आपके पास t² प्लस c आ गया, और t हमने माना था tan इनवर्स ऑफ sin x को। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो ये वाला आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन NTA की साइड पे आया है वो इस जैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करके समझाया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x² प्लस 1 एंड ABC ऑल बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स 1 से लेकर के 10 तक। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल डिवीजन यूज किया जा सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। हालांकि इन्होंने जो किया है वो थोड़ा x को आयोटा और माइनस आयोटा डाल करके उसको जीरो किया, क्योंकि x² प्लस 1 के जीरो जो होंगे माइनस आयोटा और प्लस आयोटा होंगे, तो इस क्यूबिक के भी जीरो यही होंगे, राइट। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कराऊंगा। तो x³ प्लस आपके पास पॉलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं x² प्लस 1 से, तो यहाँ पे x लिख देंगे तो ये आपका x³ मैच हो गया। फिर इसके बाद
एक्स स्क्वायर हमें लेकर के आना है, जो कि यहाँ पे भी अभी तक तो नहीं आ रहा। तो ए एक्स स्क्वायर लाने के लिए इसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दो टर्म्स तो आपकी मैच कर गई है। फिर इसके बाद एक्स की टर्म देखेंगे तो यहाँ पे एक्स इंटू वन तो एक्स हो गया, लेकिन हमें तो बी एक्स चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे b माइनस वन एक्स अलग से ले लेंगे तो आपके पास बी एक्स आ जाएगा। और बाद में कांस्टेंट टर्म की बात करें तो ये a आ रहा है, लेकिन हमें तो c चाहिए, तो आप c माइनस ए लिख दें। तो अल्टीमेटली आप लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए आपके पास हो गया, और इस जगह पे आपके पास b माइनस वन एक्स प्लस c माइनस ए आ गया। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिविजिबल होना चाहिए, तो b माइनस वन को 0 होना पड़ेगा और c माइनस ए को 0 होना पड़ेगा, यानी कि c बराबर a। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर a तो c के बराबर और b फिक्स हो गया, तो b को तो हमें चूज करना ही नहीं है, और c को जो चूज करेंगे वही a हो जाएगा। तो c को चूज करने के 10 तरीके हैं, और a को भी आपको c के अकॉर्डिंग a चूज हो रहा है, तो इसका मतलब 10 ही तरीके आएंगे। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब c को आपने चूज किया 10 तरीके से, तो a को चूज करने का एक ही तरीका आएगा, क्योंकि आपके पास जो c आया है वही आपको a भी लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास वेज जो होंगे वो 10 इंटू वन, यानी कि 10 वेज आपके पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो सोल्यूशन में दिया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो 0 है वो प्लस माइनस आयोटा है, तो एफ आयोटा को भी 0 किया और एफ माइनस आयोटा को भी 0 कर दिया। तो इससे आपके पास जो इक्वेशंस आई हैं उनको हम सॉल्व करके जो है रिलेशनशिप वही आपको फाइंड आउट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा मैंने जो अभी बताया वो भी एक ऑल्टरनेट तरीका और एक बेटर तरीका इस क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके पास यहाँ पे दो सर्कल्स दे रखे हैं और दोनों का कॉमन पॉइंट अगर है तो आर बताएं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सर्कल आपके पास गिवन है उसका सेंटर है 5,-8 पे, और इसकी जो रेडियस आपके पास आ रही है मॉड्यूलस ऑफ आर आ रही है। C2 सेंटर आपके पास हो गया -3,7, और इसकी जो रेडियस है आप लोग देख लेंगे कि वो 4 आपको मिल रही है। अब आपके पास सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो √64 प्लस √15 स्क्वायर लिखेंगे 225, दैट इज 289 का स्क्वायर रूट, यानी कि 17 आ गया। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अगर दोनों सर्कल आपस में दो पॉइंट पे काटे या फिर जस्ट काटे, इंटरसेक्ट करें, तो ऐसे केस में उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दोनों की रेडियाई के डिफरेंस से तो बड़ा होगा और दोनों की रेडियाई के सम से छोटा होगा। इस तरीके से लिखा जा सकता है। इक्वल भी हो सकता है, इक्वल होने पर आपको टच करने की कंडीशन मिलेगी। यहाँ से आपने 17 रख दिया और R1 प्लस R2 को लिखा मॉड R प्लस 4, और ये आपके पास हो गया मॉड R माइनस 4। तो ये इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास मॉड्यूलस ऑफ R ग्रेटर देन 13 आ रहा है, और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ R माइनस 4 की वैल्यू -17 से लेकर 17 तक आएगी, यानी कि आपको 4 से लेकर 17 तक R मिल जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ R मिलेगा। क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ R वैसे देखा जाए तो आपको इस तरह से भी मिल रहा होगा कि मॉड्यूलस ऑफ R आपके पास आएगा -13 से लेकर के 21, क्योंकि R तो पॉजिटिव ही रहेगा, मॉड R तो पॉजिटिव रहेगा, सॉरी नॉन नेगेटिव रहेगा। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 0 से 21 आएगा। बट मॉड्यूलस ऑफ R 13 से बड़ा चाहिए, तो इन दोनों कंडीशंस को एक साथ देखेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ R आपके पास 13 से लेकर 21 आएगा। तो आप लोग देखिए मॉड्यूलस ऑफ R की इंटीजर वैल्यू क्या क्या है, 13, 14 से लेकर 21 तक आ जाएगी। तो ये तो 9 वैल्यूज तो ये हो गई। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो R आएगा वो +-13 +-14 +-13 +-14, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुल मिला के आपको 18 वैल्यूज मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स whose tangent at any point makes an angle π/4 with ellipse। तो आपके पास कोई कर्व है और इलिप्स है एक्चुअली, और इसके साथ में कोई कर्व दिया हुआ है। ये कर्व का जो टेंजेंट है वो इलिप्स के साथ में π/4 एंगल बना रहा है। इसका मतलब दोनों की टेंजेंट जो होगी इंटरसेक्शन पॉइंट पे, उनके बीच का एंगल आपके पास π/4 दिया हुआ है।
तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम फर्स्ट इलिप्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इलिप्स की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने से आपको मिला यहाँ से वाई डैश आपके पास हो गया -x/4y। अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास ये जो आया है इसको तो हम लोग m1 मान लेते हैं कि ये m1 है, यानी कि इस लाइन का स्लोप आपके पास है। अब इसके बाद जो m2 है वो इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप मान लेते हैं। ओके, तो वो m2 हमें फाइंड आउट कैसे करना है, इसके लिए आपको पता ही है कि दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल जो आपके पास है वो π/4 दिया हुआ है, 1045 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपके पास m1 कितना है -x/4y, और m2 को अभी हम m2 ही रख देते हैं, और नीचे 1 प्लस -x/4y मल्टीप्लाइड बाय m2 इक्वल्स टू 1 आपके पास, प्लस -1 आपके पास हो गया। इससे आप लोग जब m2 निकालेंगे तो ये आपके पास m2 की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि m2 आ गया, m2 मतलब टेंजेंट का स्लोप, जो कर्व C है उसकी टेंजेंट का स्लोप उसी पॉइंट xy पे। तो इसका मतलब क्योंकि टेंजेंट का स्लोप तो dy/dx होता है, तो आपके पास dy/dx की वैल्यू हो गई 4y - x/x + 4y और 4y + x/x - 4y। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई इस कर्व की, जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा था, वो हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लेंथ ऑफ टू अपोजिट एजेस ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। पहले तो हम लोग देख लें कि टेट्राहेड्रॉन जो है वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये आपके पास हो गया टेट्राहेड्रॉन, इसका ये वर्टेक्स ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो अपोजिट एजेस है, अपोजिट एजेस कौन सी होगी, ए बी और सी डी, या फिर बी सी और ए डी, ऐसे करके अपोजिट एजेस होती हैं। आप एक काम करें कि सारे जो पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स को अज्यूम कर लें इस तरीके से, राइट। ए बी सी डी हमने अज्यूम कर लिए। अब आपके पास जो एजेस अपोजिट दे रखी है, एक को तो हम ए बी मान लेते हैं, तो इसका लेंथ आपके पास दिया हुआ है 12, और दूसरे को हम लोग सी डी मान लेते हैं जिसका लेंथ आपके पास 15 दे रखा है। अब इसके बाद आप लोग को देखना है कि इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए बी और सी डी के बीच का, वो आपको दे रखा है 10। और पता है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी और सी डी के परपेंडिकुलर वेक्टर पे प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा। किसका, ए बी पे एक पॉइंट ले लो, डी सी पे कोई भी एक पॉइंट ले लो उसका। तो ए डी ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने ए बी पे ए ले लिया और डी सी पे या सी डी पे डी ले लिया। तो ए डी का इस नॉर्मल डायरेक्शन पे प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, तो इस तरीके से इसका यूनिट वेक्टर आपको लिखना है, तो इसके लिए मॉड्यूलस से डिवाइड भी कर दिया है। अब ए डी तो आपके पास हो गया डी माइनस ए डॉट, ए बी को लिख सकते हैं बी माइनस ए, और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डी माइनस सी, ये लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। और नीचे आपके पास तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए बी का मॉड इंटू सी डी का मॉड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो ए बी और सी डी के बीच का एंगल है, और वही हमें फाइंड करने के लिए भी कहा है। आपको पता है टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम होता है वो 3 एजेस जो होती है ना टेट्राहेड्रॉन का, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 1/6 होता है, तो यानी कि न्यूमरेटर आपके पास 6 टाइम्स वॉल्यूम आ गया, तो ये लिखा जा सकता है। अब मॉड्यूलस ऑफ ए बी आपके पास तो 12 दिया हुआ ऊपर, और सी डी का मॉड्यूलस 15 दे रखा है, और यहाँ साइन थीटा को साइन थीटा ले लेते हैं, तो आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा आपके पास 2/3 आ रहा है, तो थीटा हो गया साइन इनवर्स ऑफ 2/3, इस तरीके से लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आपका आंसर इसमें साइन इनवर्स ऑफ 2/3 आ गया। हालांकि यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया हुआ है इसमें भी काफ़ी इस तरह से सॉल्व किया है, लेकिन आप एक बार फिर से इसको देखेंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कि कैसे सॉल्व किया हुआ है। अब इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसने कहा कि एक पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, और दूसरा पॉइंट है आपके पास बी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास 1024, 2048 दे रखे हैं। A1 क्या है, इसका मिड पॉइंट है, A1 AB का मिड पॉइंट है, A2 A1B का मिड पॉइंट है, और A3 A2B का मिड पॉइंट है, ऐसे चलता जा रहा है। तो एक काम करते हैं, अपन AB को मान लेते हैं 1024K, तो इससे आपके पास जो होगा A1 तो आ जाएगा इसका हाफ, और A1B क्या आ जाएगा, A1B आपके पास हो जाएगा हाफ AB, यानी कि
आप लिख सकते हैं 1024k डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप A2B निकालेंगे तो ये A1B का हाफ हो जाएगा, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा, तो 1024/2 स्क्वायर के हो जाएगा। और सिमिलरली A10 से लेकर B तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो 2 की पावर 10k आ जाएगा, जो कि इससे कट जाएगा। तो यानी कि आपके पास A10B आ गया। अब अपन चाह रहे हैं कि A10 के कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो A10 निकाल लो पहले तो ये आएगा AB माइनस A10B, यानी कि AB तो आपका 1024k था और A10B तो k आ गया, तो 1023k लिख सकते हैं। तो अब आपके पास A10 डिवाइडेड बाय A10B रेशो जो आएगा वो आ गया 1023k/k, यानी कि ये रेशो आएगा। यानी कि आपको AB को जस्ट इसी रेशो में डिवाइड करना है ताकि आपको जो है A10 मिल जाए। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे 1023:1 में A10 AB को डिवाइड करके A10 के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से निकाल लिए हैं। तो ये इजीली आपके पास इस टाइप से सॉल्व होगा। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में क्या दिया हुआ है। ए कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है और A फॉर A स्क्वायर के बराबर है, तो आपको बताना है कि कितने पॉसिबल मैट्रिसेस A के बन सकते हैं। अब क्योंकि A डायगोनल मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं कि A एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसके मेन डायगोनल में हमने एंट्रीज लिखी है, तो जब A स्क्वायर निकालेंगे तो D1 D2 D3 के स्क्वायर्स हो जाएंगे और A4 के लिए D1 D2 D3 के 4 पावर्स हो जाएंगे। अब क्योंकि दोनों बराबर है तो आप लिख सकते हैं कि D1 4 D1 स्क्वायर के बराबर होगा, D1 4 D1 स्क्वायर के बराबर होगा, तो इससे आपको D1 0 1 और -1 मिल जाएगा। ऐसे D2 भी आपके पास ये पॉसिबिलिटीज रहेंगी और D3 भी। यानी कि आपको D1 को चूज करने की 3 चॉइस, D1 को चूज करने की 3 चॉइस है, D2 के लिए भी 3 है और D3 के लिए भी 3 है। लेकिन एक चॉइस ऐसी है जब तीनों को 0 लेंगे हम तो इससे तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा, तो वो एक चॉइस आपको घटानी है, यानी कि आपको 26 वेज मिलेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 53rd पे हम लोग मूव करते हैं। 21 में 20। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट 21 क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 53 एंड माइनस 53 माइनस 33 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। एक काम करें, 53 को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 के साथ में लिखें, यानी कि इसे लिख सकते हैं 50 - 3 और 33 को लिख सकते हैं 30 + 3, 50 + 3 और 30 + 3 हमने लिख दिया। अब आप 50 + 3 की पावर 53 को खोलेंगे तो एवरी टर्म में 50 की कुछ ना कुछ पावर होगी एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, यानी कि आपको 50 टाइम्स k मिलेगा। लास्ट टर्म में 53C 53 और 3 की पावर 53 मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी 30 + 3 की पावर 3 खोलेंगे तो एवरी टर्म में 30 आएगा, तो 30k + 3C3 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब आपके पास 50k - 30k, इसको k1 k2 ले लेते हैं ताकि ये मिक्सअप ना हो। तो अब आपके पास ये 3 की पावर 53 और -3 की पावर 3 बचेगा, तो मैंने 3 की पावर 3 कॉमन ले लिया। इसको तो हम 10k लिख सकते हैं और ये आपके पास क्या हो गया 3 स्क्वायर की पावर 25 लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद वापस से 9 को 10 के नियरेस्ट मल्टीपल में लिख देंगे, तो आप लिख सकते हैं 10 - 1 × 27 लिख देंगे बाहर। ओके, अब 10 - 1 की पावर 25 को खोलेंगे तो एवरी टर्म में 10 होगा, 10 की पावर्स होंगी लास्ट टर्म के अलावा। लास्ट टर्म में आपके पास क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं लास्ट टर्म में आपके -1 की पावर 25 आएगा, तो -1 हो गया। ओके, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो 10k, इसको हम k1 ले लेते हैं या k3 ले लेते हैं, तो 10k + 10k3 × 27 - 54 आएगा। तो ये मिलकर के तो आपके पास 10k हो जाएगा, इक्वलेंट का साइन मैंने यहाँ पे लगाया है, और -54 को लिखेंगे -60 + 6 लिखा जा सकता है। तो फिर से ये इक्वलेंट टू 10k हो गया और ये +6 आपके पास आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 6 है, क्योंकि आपके पास जो 6 ही रिमाइंडर आ रहा है, ये 10k + 6 की फॉर्म में लिखा हुआ है।
तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सोल्यूशन एनटीए ने दिया है वो काफ़ी कुछ इस तरह का है, थोड़ा इसमें काफ़ी थोड़ा चेंज भी है, लेकिन आप लोग इसे केयरफुली नोटिस कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग बढ़ते हैं। पी क्यू पी आर क्या है? पी से पैराबोला के ऊपर आपने दो टेंजेंट्स डाल दी है, तो पी पे जब आप दो टेंजेंट्स डालेंगे पी से पासिंग, तो वो क्यू और आर पे टच कर रही है, और एस है इसका फोकस, तो एस पैराबोला का फोकस है। तो अपन को क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है आर एस प्लस क्यू एस डिस्टेंसेस का सम। तो -2,4 अगर अपन एक काम करें कि इस क्यू पॉइंट को T1 मान लें और इसको T2 मान लें, तो T1 T2 पे टेंजेंट का इंटरसेक्शन होता है A T1 T2 और A T1 प्लस T2। ये आपके पास यहाँ पे 1 है ही, तो इसका मतलब T1 T2 कितना हो गया? -2 हो गया, और T1 प्लस T2 आपके पास 4 हो गया। अब हमें QS चाहिए और RS भी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जो किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस क्या होता है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस 1/4 ऑफ फ्लैटेस्ट रेक्टम यानी कि x प्लस a होता है। तो अपन यहाँ पे देखें, इस QS को फाइंड करना है, तो आपके पास a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने 1 प्लस T1 स्क्वायर, ऐसे RS भी आपके पास 1 प्लस T2 स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को जोड़ा तो ये आपके पास बन रहा है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर को ये लिखा जा सकता है T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -2 T1 T2। अब यहाँ पे T1 T2 का प्रोडक्ट भी है हमारे पास -2 और सम भी है 4, तो पुट कर दिया तो ये आपके पास 22 आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इस सॉल्यूशन से ही इसको समझ लें, ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करते हैं। फंक्शन एफ एक्स है, मिनिमम ऑफ x प्लस 2 √4 माइनस एक्स। तो आप लोग देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 तो एक लाइन है, और y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स पे जाएंगे तो स्क्वायर करने पर आपको मिला y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स। आप लोग देख सकते हैं कि ये तो एक पैराबोला है, लेकिन पूरा पैराबोला नहीं है, कंप्लीट पार्ट नहीं है इसका। 0,4 पे आप लोग वर्टेक्स लेते हुए पैराबोला बना सकते हैं, लेकिन y क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि आपको y रूट में इस तरह से दिया हुआ है नॉन नेगेटिव, तो यही पोर्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ से इसका ग्राफ बनाया हमने। देखिए आप लोग कि ये जो ग्राफ है एनटीए के सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ है कि ये ग्राफ y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स का हो गया, और ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ है। तो हमें ये एरिया निकालना है जो इसका ग्राफ का, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मिनिमम फंक्शन चाहिए तो नीचे जो होता है वो मिनिमम होता है, ये वाला मिनिमम होगा, ऊपर वाला तो नहीं होगा ना। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये आएगा और नीचे ये वाला आ जाएगा, तो आपके पास जो टोटल एरिया आएगा, इसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग इसमें कर रहे हैं। तो आप लोग देखें इसकी लेंथ आपके पास होगी राइट एक्स जो कि होगा 4 माइनस वाई स्क्वायर इस इक्वेशन से, और माइनस लेफ्ट एक्स जो कि हो गया आपका y-2 इस इक्वेशन से। तो दोनों को डिफरेंस करके dy, क्योंकि थिकनेस अलोंग y एक्सिस है, एरिया आपके पास होगा 0 से 2 इसका इंटीग्रेशन करने से, क्योंकि इस पूरे रीजन में y 0 से 2 आ रहा है। नाउ इसको इंटीग्रेट करके ये एरिया आपके पास आ जाएगा 22/3। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसका इस टेस्ट का है कि दो पॉइंट आपके पास है। मान लीजिए कि एक पॉइंट को हमने A कह दिया है और दूसरा पॉइंट है B। अब आपको क्या करना है, AB से प्रोजेक्शन डालना है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। D इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम AB टू द प्लेन। मान लीजिए कि A का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस प्लेन पे A डैश है और B का फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास B डैश है। ये आपके प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हो गया n, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये d फाइंड करना है, स्मॉल d। तो वो आपको AC मिलेगा, और AC एक्चुअल में A डैश B डैश के बराबर होगा। और ये लिखा जा सकता है A डैश B डैश को, AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, AC को हम लोग लिख सकते हैं, AC होगा क्योंकि ये एंगल आपका थीटा है तो इसको भी हम थीटा लिख सकते हैं। तो आपके पास जो AC लेंथ होगी वो एक्चुअली AB साइन थीटा के बराबर होगी। यानी कि AB तो आपने निकाला, AB आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे AB वेक्टर क्या है, ये आएगा 3 - 1 यानी कि 2i कैप, और 5 - 2 3j कैप, 5 + 1 6k कैप, तो ये आ जाएगा। तो AB का जो मॉड्यूलस आपके पास है वो असल में 7 आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि 7 sin थीटा होगा। तो
देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे एनटीए का सोल्यूशन जो है वो दिख रहा है। यहाँ पे ए बी को हमने 7 माना है, 7 साइन थीटा, ए बी 7 निकाला था। अब साइन थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया, जो प्लेन का नॉर्मल है आपके वो तो ये हो गया, और ए बी के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट करके इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो इससे आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा से साइन थीटा भी आ जाएगा, क्योंकि हमें जो डी निकालना है वो 7 साइन थीटा के बराबर है। अब क्योंकि आपके पास कॉस थीटा निकला है 66/91, तो साइन थीटा इस तरीके से निकाला जा सकता है, जिसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डी आपके पास अल्टीमेटली ये आ रहा है। तो कंपैरिजन करके आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो 169d² आपको निकालना है, तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का टेस्ट जो है हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेस्ट जो होगा अगली बार सॉल्व करने वाले हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।